ये कहानी है लिस्ट फैमिली के बारे में। जॉन लिस्ट नामक इस व्यक्ति ने अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। चलिए देखते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। जॉन के लिए उसका परिवार हमेशा तनाव का एक हिस्सा रहा है। कॉलेज के बाद जॉन की मुलाकात हेलन से हुई, जो कि एक विधवा थी। वो दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम तक डेट करते हैं, लेकिन एक दिन हेलन जॉन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर जॉन उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शादी के कुछ समय बाद हेलन जॉन से कहती है कि उसने झूठ बोला था। जॉन को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जॉन एक धार्मिक आदमी था, इसीलिए वो अपनी शादी की शपथ को तोड़ना नहीं चाहता था। और अगले 4 साल में जॉन और हेलन के 3 बच्चे होते हैं, पैट्रिका, जॉन जूनियर और फेडरिक। 3 बच्चे होने के बाद जॉन पर अपनी परिवार का काफी दबाव था। जॉन एक मेहनती इंसान था, वो अपना काम जी जान से करता था, इसीलिए जॉन को न्यू जर्सी में एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो तब उसके परिवार को लगता है कि हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। वहां जाने के बाद हेलन जॉन पर दबाव डालती है कि वो ब्रिज कनोल नाम की हवेली को खरीदे, जिसमें कि 19 कमरे हैं, जो कि शहर के सबसे महंगे इलाके में सबसे महंगा घर है। अपनी बीवी को मना करने के बजाय जॉन उधार मांगने अपनी माँ के पास चला गया। जॉन अपनी माँ के काफी करीब था, इसीलिए उसकी माँ उसे पैसे दे देती है, लेकिन उसकी माँ एक शर्त रखती है कि वो हवेली में तीसरी मंजिल पर रहेगी। फिर जॉन उस हवेली को खरीद लेता है। तब से सब कुछ खराब होने लगा था। 1 साल से भी कम समय में जॉन को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन ये बात जॉन ने अपने परिवार को नहीं बताई। वो हर दिन कपड़े पहनकर अपने घर से निकल जाता, अपने घर वालों को ये दिखाने के लिए कि वो काम पर जा रहा है। वो घर से निकलकर ट्रेन स्टेशन पर जाता, फिर वो एक ट्रेन स्टेशन से दूसरे ट्रेन स्टेशन तक सफर करता और घर वापस लौट आता। कुछ टाइम बाद उसे एक नौकरी भी मिल गई थी, जिसकी पगार पहले के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन जॉन ने उसे भी खो दिया। फिर एक के बाद एक उसे कई नौकरियों से निकाला गया और अब उसकी आमदनी से ज्यादा उसके खर्चे हो गए थे। और फिर उसने अपनी माँ के अकाउंट से पैसे निकालने शुरू कर दिए। 1971 तक जॉन कंगाल हो गया था और जॉन का मानना था कि गरीबी एक श्राप है। जॉन के दिमाग में ये चल रहा था कि उसके तीनों बच्चे 1970 के अमेरिका के बुरे दौर में कदम रखने वाले हैं और उसे अपनी बेटी पैट्रिका की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि वो एक्टर बनना चाहती थी और जॉन की नजर में ये पेशा एक भ्रष्ट पेशा था। पैट्रिका के बारे में एक ये भी अफवाह थी कि वो काला जादू करने लगी है और उसने नशा भी करना शुरू कर दिया है। इससे भी बुरी बात ये थी कि जॉन की पत्नी हेलन के हालात काफी खराब होने लगे थे। हेलन को कभी भी और कहीं भी चक्कर आ जाते और वो नीचे गिर जाती। उसकी दाईं आंख की रोशनी भी जा रही थी और उसे शराब की लत भी लग चुकी थी। 1969 में जब उसके टेस्ट हुए तो पता चला कि उसे टेरी साइफिल्स नाम की बीमारी हो गई है, जो कि उसे अपने पहले पति से हुई थी। जॉन के लिए सबसे बुरी बात तो ये थी कि हेलन ने चर्च जाना भी छोड़ दिया था। जॉन के दिमाग में ये चल रहा था कि उसका दिवाला निकल चुका है और अब उन्हें अपनी जिंदगी दान लेकर बितानी पड़ेगी, जो कि जॉन को स्वीकार नहीं था। जॉन ने पहला अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन उनके धर्म में आत्महत्या एक पाप है। जॉन ने सोचा कि उसने अपने परिवार को गरीबी जैसे पाप से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए जॉन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा। 9 नवंबर 1971 ये वो दिन था जिस दिन जॉन ने अपने प्लान को बना दी। 46 साल का जॉन उस दिन उठता है, फिर अपने बच्चों को उठाता है। 13 साल का फेडरिक, 15 साल का जॉन जूनियर और 16 साल की पैट्रिका। वो और उसके बच्चे साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जब बच्चे स्कूल चले गए तब हेलन उठकर नीचे आती है अपनी सुबह की कॉफी पीने के लिए। जॉन उसके साथ कुछ देर बात करता है। फिर जॉन उसके पीछे अपनी 9 mm की पिस्टल लेकर आया, जो कि उसके पिता ने उसे दी थी, और उसने हेलन पर गोली चला दी। वो गोली सीधा जाकर हेलन के सर में लगी और हेलन की मौके पर ही मौत हो गई।
गई। उसने हेलन के शरीर को एक स्लीपिंग बैग में डाल दिया और फिर उसके शरीर को घसीटकर बॉल रूम में जाकर रख दिया। फिर वो ऊपर अपनी 84 साल की माँ के पास जाता है। जॉन की माँ एल्मा अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। जॉन अपनी माँ के गले मिला और जॉन की माँ उसे शोर के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन उन्हें कोई जवाब नहीं देता और जॉन ने बंदूक अपनी माँ के सीधा सर पर रखी और गोली चला दी और उसकी माँ भी नहीं रही। एल्मा का शरीर काफी भारी था, इसीलिए जॉन उसे नहीं उठा पाया और वो अपने माँ के शरीर को वहीं छोड़कर आ गया। जॉन वापस नीचे गया और उसने सारा खून साफ कर दिया। फिर उसने बच्चों के टीचर्स, खुद के बॉस और कुछ जानने वालों को फोन किया और कहा कि हमारा एक रिश्तेदार बीमार है, जिससे मिलने मैं और मेरा पूरा परिवार नॉर्थ कैरोलिना जा रहे हैं। फिर उसने न्यूज़पेपर, दूध और मेल भी बंद करवा दिए और फिर वो बैंक गया और उसने वहां से $2000 निकलवा लिए, जो कि आज के हिसाब से $15,000 हैं और भारतीय रुपए में 12,40,000 रुपए। उसके बाद जॉन घर वापिस आया और अपने लिए एक सैंडविच बनाता है और खाते खाते बच्चों का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद उसकी बेटी पैट्रिका का फोन आता है और वो जॉन से कहती है कि उसकी तबीयत काफी खराब है। फिर जॉन उसे लेने उसके स्कूल जाता है। पैट्रिका को स्कूल से लेने के बाद जॉन और पैट्रिका दोनों घर वापस आते हैं। घर आते ही जॉन अपनी पिस्टल से पैट्रिका पर गोली चला देता है और वो गोली सीधा पैट्रिका के जबड़े पर जा लगती है और पैट्रिका वहीं दम तोड़ देती है और जॉन पैट्रिका के शरीर को भी घसीट कर बॉल रूम में रख देता है। कुछ ही देर बाद उसका बेटा फेडरिक भी घर आ जाता है। जॉन ने उसे भी वैसे ही मारा जैसे उसने बाकियों को मारा था और फेडरिक की लाश को भी बॉल रूम में जाके रख देता है। जॉन जूनियर का उस दिन एक मैच था। जॉन खुद उसका मैच देखने जाता है और उसका मैच पूरा होने के बाद जॉन और उसका बेटा जॉन जूनियर दोनों घर वापस आते हैं। जॉन जूनियर जैसे ही किचन में घुसता है तो पीछे से जॉन गोली चला देता है, लेकिन जॉन जूनियर नहीं मरता। फिर जॉन अपने बेटे पर 9 बार गोली चलाता है और उसके शरीर को भी बॉल रूम में रख दिया जाता है। वो सबकी बॉडीज के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता है। जॉन पूरे घर में से खून साफ करता है और अपने लिए डिनर बनाता है और डिनर करने के बाद वो सोने चला जाता है। अगले दिन जॉन उठा और उसने घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी और रेडियो पर अपना पसंदीदा म्यूजिक चला दिया। ये सब उसने इसीलिए किया क्योंकि लोगों को लगे कि इस घर में लोग रहते हैं। उसने एक अफसोसनामा लिखा और अंत में घर के सारी तस्वीरों में से अपनी तस्वीर काट देता है। जॉन ने फिर अपनी गाड़ी उठाई। जॉन एफ कैंडली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ चला गया। उसने वहां अपनी गाड़ी छोड़ दी और वहां से शहर की तरफ वापस एक बस लेकर आ जाता है। फिर उसने डेनवर के लिए एक ट्रेन टिकट ली और वहां रॉबर्ट पैट्रिक क्लार्क के नाम से एक नई जिंदगी शुरू की। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और वो हवेली ब्रीज कनोल बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। काफी टाइम से लाइट्स ऑन थी, इसीलिए गर्म होने की वजह से सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। किसी को पहले तो कोई शक नहीं हुआ, लेकिन एक महीने बाद पैट्रिका की डांस टीचर उसकी इतनी लंबी छुट्टी के लिए काफी परेशान थी। उसकी टीचर को पैट्रिका ने बताया था कि उसके पिता जॉन लिस्ट काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो सबको मार ही ना दें। पैट्रिका की टीचर एक और टीचर को लेकर लिस्ट परिवार के घर जाती है। वो दोनों घर की खिड़कियों से झांक कर देख रहे थे, इसीलिए पड़ोसियों को लगा कि वो दोनों चोर हैं, तो वो पुलिस को बुला लेते हैं और वहां पर पुलिस ऑफिसर जॉर्ज जेलेंसिक और चार्ल्स हेलर पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उन दोनों टीचर्स से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो टीचर्स उन्हें सारी बात समझाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स फिर गेट खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। घर में पूरा अंधेरा था और सिर्फ एक सीढ़ियों की लाइट ही चल रही थी और रेडियो पर एक डरावना सा म्यूजिक चल रहा था। पुलिस वाले टॉर्च ऑन करते हैं और बॉलरूम की तरफ जाते हैं। वो जैसे ही बॉलरूम का पर्दा साइड करते हैं, फिर एक बहुत गंदी स्मेल आती है। अंदर का मंजर देख पुलिस वाले भी चौंक उठे थे। जॉन के पूरे परिवार की स्लीपिंग बैग्स में लाशें पड़ी हुई थी। फिर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद ऊपर जॉन की माँ एल्मा की भी लाश मिल जाती है। कुछ टाइम छानबीन करने के बाद एयरपोर्ट पर जॉन की गाड़ी भी मिल जाती है, लेकिन जॉन नहीं। अगले अगस्त
अगस्त के महीने में उनके घर में आग लग जाती है, जिसका कारण आज तक किसी को नहीं पता। फिर पता चलता है कि एक जर्मन फेमस पेंटर लुइस कम्फोर्ट टिफनी की सिग्नेचर की हुई पेंटिंग उनके घर में थी, जिसकी कीमत उस समय $1,00,000 थी, जो कि आज के समय में $7,81,000 बनते हैं और भारतीय रुपए में तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए। इस पेंटिंग के बारे में जॉन को नहीं पता था। इस पेंटिंग की सारी पैसों की समस्याएं खत्म हो जाती। खैर, आने वाले कई सालों तक पुलिस को जॉन नहीं मिलता। पुलिस और प्रेस ने इस केस को जनता की नजर में बनाए रखने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जॉन का कुछ पता नहीं चलता। 1989 में इस केस को 18 साल बीत गए थे। तब टीवी पर एक शो आता था, अमेरिकाज मोस्ट वांटेड, और ये शो काफी हिट था। कैप्टन फ्रैंक मरैका, जो कि यूनियन काउंटी प्रोसिक्यूटर में ऑफिसर थे, उन्हें लगा कि ये मौका जॉन को पकड़ने के लिए सही मौका है, लेकिन शो के मेकर्स ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि जॉन का मामला काफी पुराना मामला था। लाख कोशिश करने के बाद शो के मेकर्स मान जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनके पास जॉन की कोई तस्वीर ही नहीं थी। इसीलिए उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की और जॉन के माता पिता की तस्वीर मिलाई और एक आर्टिस्ट से जॉन का चेहरा बनवाया। जॉन लिस्ट का केस 21 मई 1989 को टीवी शो पर लाइव हो गया था और तकरीबन 22 मिलियन लोगों ने इस शो को देखा था। डेनवर के रहने वाले एंडा फ्लैरी और उनकी बेटी ईवा मिशेल ने ये शो को देखा और उन्हें यकीन था कि उनका पड़ोसी बॉब क्लार्क ही इस केस के लिए फिट होता है। उन्होंने ये जानकारी FBI को दी और 11 दिन के बाद FBI जॉन के नए पते, जो कि वर्जीनिया में था, वहां पहुंची। वो जॉन की नई बीवी डेलरिस से जॉन के बारे में पूछते हैं और डेलरिस उन्हें बताती है कि जॉन तो ऑफिस में है। FBI उसके ऑफिस जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो बॉब क्लार्क है, और वो हाँ में जवाब देता है। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा नाम जॉन लिस्ट है, तो उसने इनकार कर दिया। हालांकि उसके फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए थे, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो जॉन लिस्ट है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद उसने मान लिया कि वो जॉन ही है। उसे अरेस्ट कर लिया गया और उस पर 5 खून करने के आरोप लगाए गए। उसका ट्रायल 18.5 साल के बाद 2 अप्रैल 1990 में शुरू हुआ। कोर्ट ने उसे 5 कत्ल का दोषी पाया और उस समय जितनी हो सकती थी उतनी कठोर सजा उसे सुनाई, जो कि 5 उम्र कैद थी। लोग इस बात से नाखुश थे और वो चाहते थे कि जॉन को मौत की सजा मिले।